नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह अ, अपने यूट्यूब चैनल ओपन पोस्ट पे आप सबका स्वागत करता हूं। ओपन पोस्ट पे मैं आप सबसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं। इसके पहले यूं तो मैं पिछले साल 1.5 साल से मैं उस पे खबरें चलाता हूं, लेकिन आप लोगों से सीधे बात करने के लिए मैंने पहली बार शुरुआत की है। और कोई खास वजह आज का नहीं था, लेकिन मेरे मन में काफ़ी दिनों से था कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूं। और आज मध्य प्रदेश में सरकार बनने को लेकर के जो जानकारियाँ आई, जो खबरें आई, उसके बाद मुझे लगा कि बात करना चाहिए और यहाँ से मैं आपसे शुरू कर सकता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी गई है। आज भोपाल में भाजपा के विधायक दल की बैठक हुई और इसमें उज्जैन के विधायक मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा जी। तो एक तरह से पिछले 1 हफ्ते से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनने को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, आज उसको विराम लग गया। कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने गए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री और एक ओबीसी का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आज मध्य प्रदेश में भी एक ओबीसी मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री और एक व्यापारी कम्युनिटी से आने वाले दूसरे उप मुख्यमंत्री बना लिए गए। भारतीय जनता पार्टी, दोनों राज्यों की घोषणाओं से एक बात साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों को लेके उसके पास अपना एक पूरे प्लान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तीनों राज्यों को में सरकार को बनाने के लिए 1 हफ्ते से इंतजार कर रही थी, तो उसको लेकर के एक बात होता था कि कुछ प्लान था जिसको भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या सेंट्रल लीडरशिप इस प्लान को लेके आगे बढ़ना चाहती थी और कुछ दिक्कतें थी। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में शायद कोई दिक्कत न रही हो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन आसानी से हो गया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ की अभी भी मामला फंसा हुआ है, अभी तक सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगहों पे कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से हटाना था। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 230 की विधानसभा में 163 सीटें भाजपा को मिली है। और हालांकि सब लोग मानते हैं कि मोदी जी की जीत है। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि मोदी जी की नीतियों, उन पे लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की जो मिली जीत है, उसमें मोदी जी की जीत के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की भी जीत शामिल थी। इतनी बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान को मिली है, उसको जैसे कि खुद मीडिया के लोग या तमाम सारे जो सर्वे करने वाले लोग थे, उनको नहीं दिख रहा था कि यार इतना बड़ा कोई वेव था और हमें क्यों नहीं दिख रहा था। जिसे मुझे लगता है कि इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि मध्य प्रदेश में पॉजिटिव वेव था। शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में पॉजिटिव वोट था, उनके खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं थी। आमतौर पे जब सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी होती है, जब कोई मोमेंटम होता है, तो वेव दिखता है। जब जनता किसी के पक्ष में अनुमोदन करती है, जब किसी के पक्ष में खड़ी होती है, तो विरोध में नहीं होती है, किसी के पक्ष में होती है, जो पॉजिटिव वोटिंग करती है, तो लहर नहीं दिखती। और शायद इसी कारण शिवराज सिंह चौहान सरकार के पक्ष में जनता का इतना बड़े पैमाने पर समर्थन मिला और भाजपा इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई। मोदी जी की जीत में बड़ी भूमिका रही होगी। मोदी जी की पूरी प्लानिंग है। केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग के तहत अलग अलग सामाजिक समूह से लाके मैदान में उतारा। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कुलस्ते जी को लाके मैदान में उन्होंने उतारा। इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की और मोदी जी ने खुद चुनाव की कमान संभाली। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मध्य प्रदेश में इस सब के बावजूद जीत इतनी बड़ी है, 48% वोट मिले, तो उसका बड़ा कारण था कि शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जनता खड़ी थी। और मुझे तो लगता है कि कई बार शायद चुनाव के ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में कोई सिंपैथी रही होगी, जिसमें कि महिलाओं और ओबीसी की बड़ी सिंपैथी होगी। जैसे कि जब लोगों के बीच में था कि शायद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी कई और चेहरे मैदान में उतार चुकी है, शायद उस दौर में लोगों ने उनके पक्ष में सिंपैथी का वोट किया होगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी गोलबंदी हुई। तो मेरा मानना है कि वो पूरी की पूरी जीत में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका थी। अब उनके बजाय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये किसी भी पार्टी में हो सकता है। पार्टी में विधायक चुनते हैं अपने नेता को, वही प्रदेश में मुख्यमंत्री होता है। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रियाएं बनती बिगड़ती हैं। प्रक्रियाओं को चलाने का एक रास्ता होता है। सच्चाई तो यह है कि जनादेश मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए था। अब सवाल उठता है कि
अगर केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बना के अगर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो केंद्र सरकार की, मैं केंद्र सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, केंद्र सरकार ने बनाया है। माने केंद्रीय लीडरशिप अगर चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान की बजाय कोई और मुख्यमंत्री बने, और उसकी कोशिशों से उसके इच्छा से अगर वहाँ के विधायक दल ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और जनादेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट था 2024 का चुनाव। मेरा मानना है कि शायद ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राज्य सरकारों का गठन वहां की जनता की इच्छा से, 5 साल के लिए वहां की जनता की इच्छा से सरकार चलाने के लिए होता है, इसलिए राज्य सरकारों का गठन वहां की जनादेश के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हम भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसी प्रैक्टिस में है जहाँ हाईकमान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जनता वोट करती है और उसके बाद हाईकमान की इच्छा से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस के जमाने में लंबे समय तक होता रहा है। अब पिछले कुछ समय से मोदी जी के दौर में लगभग हर राज्य में यह है कि चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। मोदी जी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कई सारे चेहरों को मैदान में उतारते हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से एक बात साफ हो गई है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि कई समाजों के अलग अलग चेहरे को मैदान में उतारते हैं, उसके उनके नाम पे समाज में मैसेज करते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, और चुनाव अपने नाम पे लड़ते हैं। और फिर चुनाव जीतने के बाद अपनी इच्छा से एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाता है जिसका कोई जमीनी आधार नहीं होता है। तमाम राज्यों में ऐसा हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरुण यादव, सॉरी, मोहन यादव जी का कोई जमीनी आधार नहीं है, वो 3 बार विधायक चुने गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में अभी वो शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे। स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव हैं वो, मध्य प्रदेश में कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष हैं वो। तो उनको लेकर के जनता के मन में, वहाँ के लोग जानते हैं उनको लेकर के जनता के मन में सम्मान भी होगा। लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहां की जनता ने वोट नहीं किया। आपको शायद लगता होगा कि भाई मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग वोट करते हैं, तो मेरा मानना है कि विधानसभा चुनावों में जनता के जो वोट करने की का जो पैटर्न है वो बड़ा बेहतर है, लोकसभा की तुलना में ज्यादा बेहतर है। क्योंकि विधानसभाएं छोटी होती हैं, जनता अपने विधायक चुनने में वहां के अपने विधायक को, अपने प्रतिनिधियों को ठीक से जानते हैं, और विधानसभा वहां के मुख्यमंत्री के कामकाज का लोगों के जीवन पे सीधा असर पड़ा होता है, लोग उसको जानते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही कारण है कि ज्यादातर राज्यों में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो जनता का जनादेश किसी व्यक्ति के लिए होता है, और मेरा मानना है कि जनादेश शिवराज सिंह के लिए था। और पार्टी जो है मोहन यादव जी को चाहती है, क्योंकि पार्टी के पास कई तरह का एजेंडा होता है। जैसे 2 सवाल है भाई, शिवराज सिंह चौहान लगातार कितने साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे? कोई व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री 20 साल 25 साल क्यों बना रहेगा? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नए नए मुख्यमंत्री आने चाहिए, नए चेहरे होने चाहिए, नई लीडरशिप को क्यों न उभारा जाए? निश्चित रूप से उभारा जाए। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को लगातार 20 साल 25 साल मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए। लेकिन नया व्यक्ति उभारा कैसे जाएगा? नया व्यक्ति थोपा नहीं जा सकता है। नया व्यक्ति जनता के बीच से आना चाहिए, उसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए, उसके लिए लोअर लेवल पे ल्यूक्रेटिव सिस्टम बनना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। और इस प्रक्रिया में अगर नए लोग आए तो पार्टियां मजबूत होती हैं, संगठन मजबूत होता है और जनता के जनादेश का सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी सफल पार्टी रही है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी निश्चित रूप से भारत में लंबे समय से रहा, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे नए चेहरे हैं, और ये तमाम सारे नए चेहरे नीचे से उभर के आए हैं। और इसी नाते आज पिछले कुछ सालों से आप देखते हैं कि देश के लगभग हर राज्य में भाजपा के पास बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, और इसका भाजपा को फायदा मिला है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के समय जब पहला चुनाव हुआ होगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा इसी बात का मिला होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय लीडरशिप है वो जिस तरह से चुनाव विधानसभाओं का लड़ रही है, और जिस तरह से विधानसभाओं के चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि अब जो नेता है, नेता तो कोई भी हो सकता है, जिसको मुख्यमंत्री बना देंगे वो नेता बन जाएगा। मुख्यमंत्री बनते ही इतनी पावर आ जाती है कि एक व्यक्ति प्रदेश में उसका अपना पैरेलल सिस्टम रन करने लगता है, उसके समर्थक हो जाते हैं, उसके चाहने वाले हो जाते हैं, और फिर एक पैरेलल नेता बन जाता है। उसमें कुछ लोग शायद और बड़े सफल हो जाए। आज हरियाणा जैसे राज्य में खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, और खट्टर साहब लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर चुनाव भी जीते हैं। तो मोहन जी भी मध्य प्रदेश में एक मजबूत नेता बन सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, और कल वो एक कुशल नेता के रूप में उभर भी सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह दूसरे बड़े नेता बन सकते हैं। ये सब हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि आज मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का कितना सम्मान हुआ? क्या ये डेमोक्रेटिक था? मेरा मानना है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं था। लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चयन किया है तो उसके पीछे मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी
के सामने इस वक्त, खासतौर पे मोदी और अमित शाह के सामने इस वक्त जो चीज है वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को सामने रख करके वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनवाना चाहते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत से एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, ताकि छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों में, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज में मैसेज किया जा सके। साथ में इन ओबीसी और ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री देकर समाज के राज्य के अंदर भी समाज को एड्रेस किया गया। वैसे ही मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके शायद ओबीसी को एड्रेस करने की कोशिश की गई होगी। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना के मध्य प्रदेश से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मैसेज किया गया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के सामने जो ताकतें हैं उनमें सबसे मजबूत यादव नेता है अखिलेश यादव और लालू यादव के बेटे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मध्य प्रदेश में एक यादव चेहरा खड़ा करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यादव समाज में मैसेज जाएगा। पिछले कुछ समय से जो सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, जो जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए, एक तरह से ओबीसी राजनीति को फोर्स करने के लिए शायद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया होगा। और चूंकि यादव समाज मजबूत है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में खुद यादव समाज 1 करोड़ के आसपास है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में लगे हुए दोनों राज्यों में यादवों की बड़ी ताकत है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोशिश किया गया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसका क्या आउटकम निकलेगा ये भी भविष्य के गर्भ में है। मोहन यादव को कितना एड्रेस कर पाएंगे मध्य प्रदेश के बाहर, ये भी भविष्य के गर्भ में है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में क्या मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान बन पाएंगे? मैं शिवराज सिंह चौहान का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की कद और हैसियत के बहुत कम लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री थे। पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इनकम्बेंसी थी और जब कांग्रेस की सरकार आई, तब काफी बड़ा आंदोलन हुआ, राहुल गांधी आए, किसान सड़कों पे उतरे, आलू प्याज सड़क पे फेंके गए। इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल भले हुई थी, शिवराज सिंह चौहान ने इतना मजबूत मध्य प्रदेश में बीजेपी को स्टैब्लिश किया था। और फिर 2 साल बाद सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, तो पिछले 3 साल में उन्होंने काफी काम किया है। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान की नीतियों की काफी गहरी पकड़ थी। महिलाओं में उनकी लाडली बहना योजना बहुत पॉपुलर हो गई थी, इसको पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान की तमाम नीतियां लोगों तक पहुंची। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हर समाज, हर वर्ग के बीच में एक्सेप्टेबल थे। मेरा अपना मानना है कि अगर 2024 के चुनाव शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में हुए होते, तो शायद शिवराज सिंह चौहान पिछली बार की तरह 29 में 28 सीटें नहीं तो शायद 1-2 सीटें ऊपर नीचे होती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान शायद बहुत बेहतर परफॉर्म करके देते, मोदी जी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता 2024 में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान, मैं नहीं हो सकता शिवराज सिंह चौहान जी इस बात को कभी नहीं बोलेंगे पब्लिकली, वो उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो बड़े हम्बल हैं। अभी मोहन यादव जी के नाम का उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने पिछले कुछ दिनों पहले पब्लिक मीटिंग्स में जो बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मामा होना और भाई होना, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। ये बड़ा इमोशनल लाइन है। अगर इसको महसूस किया जाए तो शायद उनकी अपनी पीड़ा थी, और निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के साथ कुछ गलत हो रहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसको लेकर के कभी न तो पार्टी में बगावत करेंगे, उनका नेचर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अभी भी राजनीति की दृष्टि से काफी कम उम्र के हैं, लगभग 64 साल के हैं। राजनीति में उनका लंबा भविष्य है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय राजनीति में अभी भी, अगर मैं कहूँ ओबीसी चेहरों के रूप में, तो शायद बहुत चमकदार ओबीसी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल कर सकती थी। मोदी जी के लिए 2024 के लिए वो एसेट थे, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश के लिए। अगर हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान की जो पर्सनालिटी है, वो लगभग ओबीसी के हर समाज वर्ग में उनकी पकड़ थी। उनको चाहने वाले लोग थे, उनको लोग पसंद करते थे। और साथ साथ शिवराज सिंह चौहान अपर कास्ट, दूसरे सामाजिक दायरे में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। और इतने बड़े नेता को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट तो 2024 चुनाव के बाद समझ में आएगा। और लेकिन इतना तय है कि यह जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, और इन 2 राज्यों से इनका आउटकम चाहे जो हो, शिवराज सिंह चौहान के साथ जो कुछ भी हुआ वो नाइंसाफी है, और इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर।
हो सकता है शिवराज सिंह चौहान इस बात को न कहें कि उनको हटाया गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने को लेकर के हो सकता है कोई समाज जनता संदेश भी दे दे, तो मोदी जी के लिए भारी भी पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, मोदी जी की सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूत है, वो समाजों की नब्ज को जानते हैं, तमाम चुनावों को उनकी टीम जीतते हुए आई है, तो हो सकता है कि 2024 में उनके लिए दिक्कत न हो। लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के लोगों की थोड़ी भावनाएं जरूर आहत हुई होंगी, खासतौर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो लीडरशिप है, जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, वो शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद शायद सबसे बड़े नेता है पार्टी संगठन के अंदर देखा जाए तो। शायद बाबा योगी आदित्यनाथ से भी बड़े नेता है। बाबा योगी आदित्यनाथ की बड़ी पकड़ होगी, हिंदुत्व के नाम पे देश भर में उनकी पकड़ मजबूत हुई होगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इतनी लंबी यात्रा से आए हैं और पार्टी संगठन के अंदर उनकी इतनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी छवि बड़ी खूबसूरत है, बड़े सहज और सरल व्यक्ति रहे। तो ऐसा व्यक्ति अपने ही राज्य में मुख्यमंत्री पद से दरकिनार कर दिया गया होगा, तो शायद ये लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। तो मैं बेसिकली आज मैं मोहन यादव जी के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में बीजेपी को बेहतर बनाएंगे, बीजेपी वहाँ की जनता के लिए काम करेंगे। जैसा उन्होंने कहा भी कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद और प्यार मिला तो मैं कोशिश करूंगा। तो निश्चित रूप से वो यंग है, एनर्जेटिक है, वो काम करेंगे, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन भी है। लेकिन 2024 में उनके आने से भाजपा को कितना फायदा होगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। और शिवराज सिंह चौहान की भविष्य की राजनीति क्या होगी, इसके बारे में भी अभी हम कोई आकलन नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान अभी रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग राजनीति में रहेंगे तो उनकी यात्रा काफी बड़ी होगी। तो अपनी शुभकामना उनके प्रति ये है। बेसिकली ये बात आपसे करनी थी, पॉलिटिकल और दूसरी बातें फिर कभी करेंगे, और यही अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। थैंक यू।